राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए माननीय इंद्रजीत निषाद जी और हमारे यहाँ के जो भी साथी स्वागत के लिए आना चाहते हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय इंद्रजीत निषाद जी। अरे हम अध्यक्ष जी को स्वागत कर रहे हैं हमारा। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए माननीय जगरूपन निषाद मुख्य कोषाधिकारी अकबरपुर आप चौधरी साहब का स्वागत कर रहे हैं। माननीय इंद्रजीत निषाद जी चौधरी साहब का स्वागत करें। और माननीय योगेंद्र निषाद जी, भाई गुरु प्रसाद गौड़ जी, माननीय देवी प्रसाद मौर्य जी और माननीय भाई विनोद जी और तमाम हमारे सम्मानित साथियों और हमारे बीच में माननीय त्यागी साहब हैं। आपका भी माला पहनाकर स्वागत करें। माननीय जेपी यादव जी फौजी साहब का भी स्वागत करें। साथी जिनका नाम हम बोले यहाँ पाए बीच में माननीय नागेंद्र विश्वकर्मा जी और सुनील सोनी जी का स्वागत। चलिए साथियों, हो गया। अब हमारे बीच में शाही संचालक साहब आप अपनी भावना रखें। भाई संचालक जी। धन्यवाद साथियों। आज इस कार्यक्रम के उद्घाटक के तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी माननीय अवनीश कुमार यादव जी उपस्थित है। माननीय अवनीश कुमार यादव जी आए और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। माननीय अवनीश यादव। बोलो। सभी साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, आज बाबू बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जयंती के अवसर पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से ओबीसी की गिनती चालू करो वरना कुर्सी खाली करो, इसके मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये यात्रा जाएगी, जो कि आज आजमगढ़ से शुरू हुई है। तो साथ क्या मकसद है कि ओबीसी के लोग आज भी जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो साथियों, आज जो परिवर्तन यात्रा निकली हुई है, इस परिवर्तन यात्रा से समाज में इतना प्रभाव पड़ रहा है कि ओबीसी के लिए अभी कोई लड़ने वाला है, क्योंकि लोगों का भरोसा ख़त्म हो चुका था कि अभी ओबीसी के जो लीडरशिप थी वो विदेशी ब्राह्मण अपने फ़ायदे के लिए जो है उपयोग करते थे। तो साथियों, अब जो है हमें बामसेप के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो हमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो प्लेटफॉर्म दिया है और ये लड़ाई आर पार की होगी और हम लोग पिछड़ों गिनती करा के ही मानेंगे, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है हम लोग समझौता करने वाले नहीं है। साथियों, लड़ी जा रही है दोस्त और दुश्मन की पहचान किए बगैर हम कोई लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग दोस्त को अलग कर रहे हैं और दुश्मन को अलग कर रहे हैं। तो साथियों, क्योंकि जो आज जो गिनती जो नहीं करने दिया है वो उसका मेन कारण कौन है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों को जो आज जो ऑक्सीजन देने का जो मामला है वो ऑक्सीजन ओबीसी के लोग दे रहे हैं। इसी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो यादवों ने ब्राह्मणों को दूध दही मट्ठा खिलाया, और जब दूध दही मट्ठा खिलाया तो चर्बी बढ़ी। तो ब्राह्मणों का गाल देखिए और पेट देखिए, हमारे समाज में गाल और पेट दोनों का पता नहीं है, तो उनकी चर्बी बढ़ी तो हमारी पिटाई करता है। और पिटाई क्या करता है? पिटाई सबकी बारी बारी करता है, लेकिन जो है जूते का एहसास किसी को नहीं होता। तो जूते का एहसास का अगर हमारे समाज को हो जाए तो हम लोग ये लड़ाई लड़ लेंगे। और साथियों, अध्यक्ष बना दिए। अब जैसे यादव महासभा के 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, मौर्य के 50 हो गए, कुशवाहा के 50 हो गए, पटेल के 50 हो गए, और जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए सबकी कॉलर टाइट हो गई। यानी आपस में नमस्कारी सबसे बंद हो गई कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, हम मौर्य से नमस्कारी क्यों करें, हम पटेल से नमस्कारी क्यों करें। लेकिन जो पंडित जी थे, पंडित जी की नमस्कारी सबके यहाँ थी, पटेल के यहाँ भी थी, मौर्य के यहाँ भी थी, कुशवाहा के यहाँ भी थी, लेकिन हमारी जो आपस में नमस्कारी बंद हो गई थी। तो जिसके तहत ब्राह्मण जो है गुमराह करके हमको आपस में जो है लड़ाता रहता था। तो इसमें अब ओबीसी जो है, ओबीसी में बहुत बड़ी जागृति आ गई है।
अब आप किसी ओबीसी से कहिए कि ब्राह्मण हमारा दोस्त है तो ओबीसी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ओबीसी समाज विदेशी ब्राह्मणों के कब्जे से निकल चुका है। अब केवल उनको सहारा देने की आवश्यकता है। जैसे हम सहारा दे लेते हैं, हम आने वाले अभी ये प्लान बना रहे हैं, ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, इतनी जागृति पिछड़ों में पैदा करेंगे कि जैसे ही विदेशी ब्राह्मण हमारे समाज को गुमराह करने का काम करेगा, चाहे हिंदू के नाम पे गुमराह करे, चाहे जाति हिंसा, वैसे हमारे समाज के लोग उनको ब्राह्मण की दर पे ही पिटाई करेंगे। क्योंकि जब उनको पता हो जाएगा हिंदू मतलब चोर होता है, डाकू होता है, गुलाम होता है, केवल इतिहास बताने की आवश्यकता है। तो साथियों, ओबीसी में अब जागृति तेजी से बढ़ रहा है और आप लोग जो है मेरी बात ध्यान से सुने, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। इसके साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाई विकास पटेल जी का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश से चलकर हमारे बीच में आए हुए राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामलखन सोनी जी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अगर हम पहले की तरफ नजर दौड़ाएं, साथ जी के साथ साथ समाज में परिवर्तन करने वाले तमाम ऐसे साथी को इतिहास में बदलने का काम उस समय पर किया गया जब वो हमारे बीच में वर्तमान थे। हर उस शख्स को जो दलित दबे कुचले आज भी सावधान नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लॉकडाउन में ही हमारे एक साथी को गुजरात में इतिहास बना दिया गया। यह इतिहास बनने वाली परंपरा जब तक हम स्वीकार करते रहेंगे, हम इतिहास होते रहेंगे। जिनकी आबादी देश में 85% है, हक हकूक भागीदारी शासन प्रशासन में 85% नहीं है, और इनकी आवाज बनने वाला जो भी साथी होता है वो वर्तमान से इतिहास में बदल दिया जाता है। इस चीज को हमें समझना होगा और मुझे कोई डर नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। तब मनीषी का काम, मुनियों का काम विश्वकर्मा और सोनार भाई किया करते थे। देश के 2 हाई कोर्टों में, बंगाल हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट से लोहार और सोनारों ने ऋषि परंपरा द्वारा किए हुए काम को प्रथम अधिकार होने का कहा गया। और जब लड़ाई करनी होती है मुसलमानों से तो हमें हिंदू बताया जाता है। यह सूत्र कौन है? पिछड़े समाज के लोगों को बताया जाता है कि जो निचले तबके का काम करने वाले लोग हैं, जैसे साफ सफाई, मेन चीज तो साफ सफाई होती है, चाहे वो जानवर की साफ सफाई हो, चाहे देश की साफ सफाई हो, चाहे खेतों की साफ सफाई हो। साफ सफाई करने वाला व्यक्ति शूद्र है। अगर वो शूद्र है तो जो शूद्र का काम है सेवा करना, वो कौन करता है? लोहार अस्त्र शस्त्र बनाएगा, कृषि यंत्र बनाएगा, सोना नाक कान छेदेगा, जेवर बनाएगा, पटेल अन्न उपजाएगा, उनको अन्न पहुंचाएगा, मौर्य सब्जी बोएगा, उनको सब्जी पहुंचाएगा, यादव दूध दुहेगा, उनको दूध पहुंचाएगा। ये सेवा करने वाली जो जात, जो शूद्र जातियां हैं, ये हमारे ओबीसी के समाज के लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दलित भाई तो जाग गए हैं और अपना हक अधिकार ले रहे हैं। लेकिन मेरे ओबीसी भाई, आप
सरकारी हिसाब से तो 52% हो, लेकिन 55% से ऊपर आबादी वाला समाज जो अकेले इस देश की सत्ता पर बैठ सकता है। कितने स्टेटों में आपकी सरकार है, कितने नेता आपके हैं, हमेशा आप इतिहास बनाए जाते रहे हो। अब यूपी में जो 20 साल आप राजनीति किए हो वो भी इतिहास होने जा रहा है। मुलायम सिंह इतिहास होने जा रहे हैं, मायावती इतिहास होने जा रही है, लालू को इतिहास बनाने का पूरा पूरा खाका तैयार है। इन चीजों को समझना होगा। और जब तक हम धर्म की अफीम चाटते रहेंगे साथियों, हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा। बहुत वक्ता है, मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों से आमंत्रित करता हूं कि आप लोग हमारे साथ एक नारा लगाएंगे, बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। हमारे साथियों, अंबेडकर नगर से चलकर आए मान्यवर श्री गोमती निषाद जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे माननीय प्रधान जी गोपाली पट्टी, श्री धर्मराज निषाद जी, उनके साथ में चलकर आए तमाम सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, कार्यक्रम बहुत कम समय में पूरा करना है क्योंकि आप सबको जाना है। तो अभी आपके बीच में एक स्वागत करने के लिए इसी विद्यालय की शिक्षिका कुमारी वंदना जी से आह्वान करता हूं कि कुमारी वंदना जी आप आएँ और अपना जो भी स्वागत में का समय है स्वागत करके आप आभार व्यक्त करें। साथियों, हमारे बीच में तमाम वक्ता आए हैं, इसलिए हम अपने सम्मानित साथियों को समय नहीं दे सकते, इसलिए आप आए हैं। हार्दिक दिल से स्वागत आप सबको कर रहा हूं। धन्यवाद। कुमारी वंदना जी। आजमगढ़ अतरौलिया नहीं सर, आप आइए पूरब वहाँ से। आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जयंती समारोह के सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी, मुख्य अतिथि महोदय जी तथा विद्यालय प्रांगण में उपस्थित आप सभी गणमान्य लोगों का मैं एक स्वागत गीत के माध्यम से स्वागत बंधन अभिनंदन करने जा रही हूँ। जो गलतियाँ होंगी तो क्षमा करिएगा। स्वागत करीला बार बार लेके फूलवन के हार, स्वागत करीला बार बार लेके फूलवन के हार। धनी धनी भाग्य हमारी आए हैं भवानवा, प्रेमवा के फूल बरस हमरे आंगनवा। धनी धनी भाग्य हमारी आए हैं भवानवा, प्रेमवा के फूल बरस हमरे आंगनवा। मंद मंद चाल ले बया, मंद मंद चाल ले बया लेके फूलवन के हार। मंद मंद चाल ले बया लेके फूलवन के हार। बैठ कोयलिया कुआ के आमवा की डारिया, ललसा हमारे राउर देखली भरी नजरिया। बैठ कोयलिया कुआ के आमवा की डारिया, ललसा हमारे राउर देखली भरी नजरिया। चारों ओर छाई है बहार, चारों ओर छाई है बहार लेके फूलवन के हार। मंद मंद चाल ले बया लेके फूलवन के हार। रहिया जो हाथ मोरी आखिया पिराइल, देखी के मगन मन अब हर साइल। रहिया जो हाथ मोरी आखिया पिराइल, देखी के मगन मन अब हर साइल। झूम उठे तनवा हमार, झूम उठे तनवा हमार लेके फूलवन के हार। स्वागत करीला बार बार
लेके फूल बन के हार। दिल में बखुशी हमरे कहाँ ले बताई, महिमा पार प्रेमवा की छवि छाई। दिल में बखुशी हमरे कहाँ ले बताई, महिमा पार प्रेमवा की छवि छाई। बरसेले प्रेमवा के धार, बरसेले प्रेमवा की धार, लेके फूल बन के हार। स्वागत करीला बार बार, लेके फूल बन के हार। आपके अमान से अधिक जान आइल, देखी के मघान गावता मतब भइल। आपके अमान से अधिक जान आइल, देखी के मघान गावता मतब भइल। काहेला हेमंत हो पुकार, काहेला हेमंत हो पुकार, लेके फूल बन के हार। स्वागत करीला बार बार, लेके फूल बन के हार। मंद मंद चाल ले बया, लेके फूल बन के हार। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत बधाई बच्ची आपको। ये साथियों अभी आप देखे कैसे स्वागत करूं आपका कि शब्दकोश में शब्द ही नहीं। कैसे स्वागत करूं मैं आपका कि स्वागत शब्दकोश में शब्द ही नहीं। फिर भी आप सबके दया कोश में क्या है जो उपलब्ध नहीं। बहुत बहुत बधाई आप सबका। आप आए अपनी भावना अब अपने लोगों को बुलाएं। धन्यवाद। साथियों, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राम लखन सोनी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने विचार रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली। साथियों, आजमगढ़ की ये जिले की पावन धरती पर आयोजित ये प्रदेश व्यापी पिछड़ा वर्ग की परिवर्तन यात्रा की अध्यक्षता कर रहे भाई विकास पटेल जी, सभी मंचासीन साथियों एवं उपस्थित भाइयों बहनों, साथियों, इस परिवर्तन यात्रा की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये हमारे बीच में प्रश्न है। साथियों, देश की आज़ादी के लगभग 70 वर्ष बीत गए। उन 70 वर्षों की अवधि में इस देश में षड्यंत्रकारी ब्राह्मण जो है वो लगातार सत्ता पे बैठा है और संविधान में जो लिखित अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रहा है। साथियों, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ की न्यायपालिका भी मतलब हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने का काम कर रही है। साथियों, जो धर्म विदेशी है उसे इस देश में संवैधानिक अधिकार मिल रहा है और जो इस देश के धर्म हैं उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। ओबीसी के हक और अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, एससी एसटी के हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध लिंगायत के हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। साथियों, इन सब बातों को जब ध्यान में रखा जाता है तो लगता है कि हमें लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, कभी जब पिछड़ों के हक अधिकार को ख़त्म किया जाता है तब एससी और एसटी को ब्राह्मण साथ में लेता है। जब एससी के हक अधिकार को ख़त्म करना होता है तब ओबीसी और एसटी को साथ में लेता है, और जब एसटी के हक अधिकार को ख़त्म करना होता है तो एससी और ओबीसी को साथ में लेता है। इस प्रकार से ये षड्यंत्र के माध्यम से हमारे एससी एसटी ओबीसी और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध लिंगायतों के हक और अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। साथियों, ये देश मतलब जो प्रदेश व्यापी पिछड़े वर्ग की परिवर्तन यात्रा रखी गई है, ये ओबीसी की
जाति आधारित जनगणना को लेकर के रखी गई है। साथियों, जाति आधारित जनगणना का अर्थ है कि ओबीसी की संख्या इस देश में कितनी है, साथ में ओबीसी की सत्ता में भागीदारी क्या है, राजनीति में भागीदारी क्या है, न्यायपालिका में भागीदारी क्या है, रोजगार में भागीदारी क्या है, भूमि और धार्मिक क्षेत्रों में इनकी भागीदारी क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये काम किया जाता है। जब किसी समाज की जाति आधारित गिनती होती है, जैसे एससी की जब गिनती होती है, तो पता लगता है कि एससी के आईएएस के कर्मचारी कितने हैं, आईपीएस में कितने हैं, सामान्य कर्मचारी कितने हैं, सांसद विधायक कितने हैं, मंत्री मिनिस्टर कितने हैं, न्यायपालिका में उनकी भागीदारी क्या है, राज्यसभा में उनकी भागीदारी क्या है, ये सब का पता चलता है। साथियों, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न होने के पीछे इसका सबसे बड़ा छिपा कारण है कि ओबीसी की जो अभी तक देश में सत्ता में और राजनीति में जो भागीदारी है वो 3 से 4% के बीच में है। इसकी संख्या 52% है और ये 3 से 4% सत्ता और राजनीति में भागीदारी इसकी है। साथियों, जिस प्रकार से एससी की संख्या इस देश में 15% है, तो उसको राजनीति में 15% आरक्षण प्राप्त है। इसी वजह से लोकसभा और विधानसभाओं में उनको 15% आरक्षण मिलता है। साथियों, एसटी की संख्या 7.5% है, उसे 7.5% राजनीति, शिक्षा, नौकरी, व्यापार में हिस्सा मिलता है। लेकिन ओबीसी की संख्या इस देश में 52% है, लेकिन उसे राजनीति में कोई आरक्षण नहीं है, नौकरी में कोई आरक्षण नहीं है, शिक्षा में कोई आरक्षण नहीं है। यदि है भी शिक्षा और नौकरी में तो 27% और अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। साथियों, मैं जिस प्रदेश से आया हूँ उस प्रदेश में, मध्य प्रदेश से मैं चल के आया हूँ, मध्य प्रदेश में ओबीसी की भागीदारी जो है आरक्षण के हिसाब से 14% है। साथियों, मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण है 14% है। नेशनल लेवल पे 27% शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिला है, लेकिन वहाँ पर 14% है। साथियों, इन सब बातों के पीछे एक कारण लगा हुआ है और ये आज जो बाबू जगदेव जी की जन्म जयंती है। साथियों, बाबू जगदेव जी के संबंध में लोगों ने बहुत कहा है, लेकिन उनका एक लोकप्रिय नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है। इस देश में 90 भाग हमारा है। साथियों, 90 भाग हमारा है। साथियों, ये 90 भाग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की हिस्सेदारी सभी क्षेत्रों में, शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में, व्यापार में, धार्मिक मठों में, यहाँ पर इस समाज की संख्या की 90% भागीदारी होनी चाहिए। साथियों, यहाँ पर बैठे बहुत सारे साथी और इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के साथी हिंदू कहते हैं अपने को, लेकिन क्या साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के किसी जाति के किसी साथी का मतलब कोई मठाधीश है? 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य में क्या कोई एससी, एसटी, ओबीसी का है? काहे का यह धर्म? जिस देश में केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकते हैं, जब भागवत सुनानी हो तो केवल ब्राह्मण सुना सकते हैं। यहाँ तक कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और उसका ट्रस्ट बना है तो एक भी ओबीसी नहीं है। जब चंदा लेने की बात होती है तो राष्ट्रपति कोविंद जी भी चंदा दिए हैं, नरेंद्र मोदी भी चंदा दिए हैं और सब लोगों ने चंदा दिया है, लेकिन इनका ट्रस्टी में नाम नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं, इस देश के राष्ट्रपति सीढ़ियों में जाकर के मंदिरों में पूजा करते हैं, उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता। मोदी को अयोध्या के शिलान्यास में नीचे बैठना पड़ा था। साथियों, इस प्रकार से हमारे देश में हमारे समाज के लोगों की स्थिति है। साथियों, काफ़ी लेट हो चुका है, संक्षिप्त में मैंने अपनी बातें रखी हैं और अपना जो शेष समय है मैं अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भाई विकास पटेल जी हैं, मैं उनको देता हूं। साथियों, अंतिम में जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा। साथियों, इस कड़ी में मैं माननीय लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने विचार रखें। माननीय लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस कौड़िया की धरती आजमगढ़ पे माननीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब के जन्म जयंती पे ये लड़ाई ओबीसी गिनती को लेकर के हमारे विकास चौधरी साहब आज आजमगढ़ की धरती से शुरुआत हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि आजमगढ़ से अगर कोई शुरुआत होती है तो वो सफल होती है। पूरे इंडिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है साथियों। तो इनके लिए कहना मेरा है साथियों कि ठहरा पानी काई खाए, घूट घूट मर जाए, बहता पानी पत्थर चीरे, अपनी राह बनाए। इस तरीके से हमारे विकास चौधरी पटेल साहब हैं जो अपने तमाम ओबीसी के समस्याओं को लेकर के, मूल निवासी 85 समाज की समस्याओं को लेकर के ये आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र साथियों। समय बहुत कम है, काम है बहुत ज्यादा। समय बहुत कम है, काम है बहुत ज्यादा। आपको ये आजाद कराएंगे, विकास चौधरी साहब का है वादा, विकास चौधरी साहब का है वादा। साथियों, आज हम 6743 जातियों में बटे हैं। कोई जो है कि चौहान के नाम पे, कोई यादव के नाम पे, कोई विश्वकर्मा के नाम पे, कोई पटेल के नाम पे, तमाम इस तरीके से है। लेकिन ये वामसेफ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, तमाम आपसूट संगठन आपको एक करने का ये संकल्प लिया है। तो मेरा कहना है साथियों कि आप लोग आपसी में सदैव अपना प्यार बना करके एहसास मोहब्बत का करा क्यों नहीं देते, एहसास मोहब्बत का करा क्यों नहीं देते, नफरत को जमाने से मिटा क्यों नहीं देते। हर रात जलता है गरीबों का लहू, ऐसे चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते, ऐसे चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद साथियों। अभी जो भी साथी बच गए हैं बोलने के लिए वक्ता के तौर पर, मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं कि आप लोगों को, क्योंकि 2 बजे तक ये कार्यक्रम को हमें चलाना है और 1:23 हो रहे हैं, इसलिए अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और आज इस परिवर्तन यात्रा के पहले कार्यक्रम का अध्यक्षता करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। धन्यवाद संचालक जी। कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे साथियों, सबसे पहले आप सभी को अमर शहीद जगदेव बाबू के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हमारी परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है और उस यात्रा का पहला कार्यक्रम एकलव्य एजुकेशनल एकेडमी कौड़िया आजमगढ़ में चल रहा है। इसलिए जो एकलव्य एजुकेशनल एकेडमी कौड़िया के हमारी प्रबंध कमेटी है, उसके कर्ता धर्ता लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं और जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, आप सभी को हम अपनी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने का काम किया अपने स्कूल पर। इसके लिए हम लोग आपके हमेशा आभारी रहे। साथियों, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है, इस परिवर्तन यात्रा का मकसद है, क्योंकि बगैर मकसद के इतना बड़ा काम नहीं किया जाता है। इस परिवर्तन यात्रा का मकसद है और वो मकसद जो अभी आप लोगों को पंपलेट मिलेगा, पर्चा मिलेगा, उसमें लगभग 18-19 पॉइंट जो है, 19 पॉइंट इसमें लिखे गए।
ये 19 पॉइंट जो हैं ये हमको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है समय की कमी की वजह से मैं सारे पॉइंटों पर बात नहीं रखूँगा, लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बहुत सारी बातें हैंडबिल में लिखी गई हैं, तो हर आदमी को ये पंपलेट पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं लगातार इस बात को कहता रहता हूँ तो बहुत सारे जो हमारे जागरूक ओबीसी के भाई हैं उनको दुख भी होता है। मैं कहता रहता हूँ कि हमारे ओबीसी के लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में जागृति नहीं है, चेतना नहीं है। तो जिनको चेतना है उनको ऐसा लगता है कि नहीं, विकास जी बार बार कहते हैं कि नहीं हमारे लोगों को जागृति नहीं है, चेतना नहीं है। लेकिन ये बात सच्चाई है। अगर हमारे अंदर बीमारी है तो उस बीमारी को स्वीकार करने के बाद ही बीमारी के लिए आप दवा खाओगे। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि हमको बीमारी हो गई है तब तक आप दवा खाओगे नहीं, और जब तक दवा खाओगे नहीं तब तक बीमारी का इलाज होगा नहीं, और होगा एक दिन ये कि बीमारी हो जाएगी लाइलाज और आपके जीवन का आखिरी समय आ जाएगा। इसलिए समय रहते बीमारी का इलाज जरूरी होता है। तो इसलिए जो अपने सामने जो हमारे समाज के अंदर कमियां खामियां कमजोरियां हैं, उन कमियों खामियों कमजोरियों को हम लोगों को जानना पड़ेगा। उन कमियों खामियों कमजोरियों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है? हम जब मंच लगाते हैं तो कोई आता है तो कहता है हम 52% है, कोई हमारा वक्ता भाई खड़ा होता है कहता हम 55% है, कोई भाई हमारा खड़ा होता कहता हम 60% है, कोई भाई हमारा खड़ा होता कहता हम 65% है। आखिर ये अलग अलग आंकड़े आते क्यों हैं? ये अलग अलग आंकड़े साथियों इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा निश्चित ही नहीं है कि हम कितने परसेंट हैं। 1931 में जाति आधारित गिनती हुई थी, जमाना निकल गया, देश आजाद नहीं था, गुलाम देश था, अंग्रेजों का राज था 1931 में, तब जाति आधारित गिनती हुई थी, जमाना निकल गया। उसके बाद से हमारी गिनती नहीं हुई। हम जाति के नाम पर संगठन बना रहे हैं, हम जाति के नाम पर गर्व महसूस कर रहे हैं, हम जाति के नाम पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है हमारी जाति की ही संख्या कितनी है? हमें नहीं पता है कि हमारी जाति की संख्या कितनी है। इस देश के अंदर केवट कितने हैं, इस देश के अंदर निषाद कितने हैं, इस देश के अंदर राजभर कितने हैं, इस देश के अंदर कुर्मी कोयरी कितने हैं, इस देश के अंदर यादव कितने हैं। ऐसी तमाम जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, किसी का कोई आंकड़ा देश के अंदर नहीं इकट्ठा किया गया जब से देश आजाद हुआ। संख्या के बात में अनुपात में आप हिस्सेदारी की बात करते, कैसे मिलेगी हिस्सेदारी? जब जनगणना नहीं होगी तो हिस्सेदारी कहां से मिलेगी? पहले तो जनगणना होनी जरूरी है, जब जनगणना होगी तो हिस्सेदारी मिलेगी। हर साल की तरह कल भी बजट पेश हुआ, क्या हमारे लोगों ने सोचा कि बजट में हमारे लिए भी कुछ है? हमारे लिए कुछ नहीं। ओबीसी के लिए हर साल 0 बजट मिलता है, ओबीसी को बजट में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता भाई? क्या हमने कभी सोचा? हम कहते हैं हमारे समाज के लोग जागृत नहीं है, तो लोगों को लगता है अरे विकास जी क्यों बार बार कहते जागृत नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोग, देश की आजादी को इतने दिन हो गए, 73-74 साल हो गए, हमारी आबादी सबसे ज्यादा है, 52, 60, 65 जो भी आंकड़ा मान ले हम हैं, और लोकतंत्र में 50% के ऊपर जो चला जाता है उसकी तो, और आजकल तो 50% की भी जरूरत नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए। लोग 31% पे गवर्नमेंट बनाते हैं और 5 साल चलाते भी हैं। और हमारी संख्या तो देश में 60 से 65% है। अगर देश में हमारी संख्या 60 से 65% है तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारी समस्याएं क्यों हैं? इस सवाल की जड़ को समझना पड़ेगा। ओबीसी के लोगों को राजनीतिक खुजली ज्यादा है, लेकिन जब तक सामाजिक जागृति नहीं होगी, लोग अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, तो आपकी राजनीति कभी सफल नहीं होगी। जगदेव बाबू का आज जन्मदिन है। जगदेव बाबू ने नारा लगाया 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है 90 भाग हमारा है। जब जगदेव बाबू ने ललकारा तो इंदिरा गांधी ने गोली मरवा दिया।
जब जगदेव बाबू ने ललकारा तो इंदिरा गांधी ने गोली मरवा दिया। सवाल यह है कि जब 90-100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, तो जिसने गोली मरवाया उसकी क्या होना चाहिए था? हुआ कुछ? क्यों नहीं हुआ? समाज जागृत नहीं है। समाज जागृत नहीं था, इसकी वजह से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो साथियों, हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। एक बाप के अगर 4 बेटे हों तो जब पिताजी चले जाते हैं तो संपत्ति ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होती है तो किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलती है, सबको बराबर बराबर ही मिलती है। तो अंग्रेजों का देश पर कब्जा था, देश अंग्रेजों का गुलाम था, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि आप लोग कॉलेज चलाते हैं तो कॉलेज में 15 अगस्त को हर साल आज़ादी का आप लोग त्यौहार भी मनाते हैं, जश्न भी मनाते हैं। तो ये बात आप सभी लोगों को पता है कि देश अंग्रेजों का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और देश तथाकथित रूप से आज़ाद हो गया। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं तथाकथित रूप से आज़ाद हो गया क्योंकि अगर हम भी आज़ाद हुए होते तो 74 साल में 73 साल में हमको भी हक अधिकार मिल जाता। अगर हमको नहीं मिला तो इसका मतलब हम तो आज़ाद हुए नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तथाकथित रूप से 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो। अब आज़ाद हो गया तो जैसे पिताजी चले जाते हैं तो सभी बच्चों को बराबर बराबर हिस्सा मिलता है। जब अंग्रेज थे तो देश पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो जब अंग्रेज चले गए तो जिसकी जितनी आबादी थी तो देश के धन में, धरती में, नौकरी में, व्यापार में, ठेकेदारी में, पट्टेदारी में, हर जगह सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए था। न्याय तो यही था। और न्याय ये क्यों था? न्याय ये इसलिए था, अकेले किसी ने अंग्रेजों को नहीं भगाया था। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा शहादत तो मुसलमानों ने दिया, जो इंडिया गेट पे नाम लिखा है, जिनको आज देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शहादत उन्होंने दिया। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर आप शहादत देने वालों की लिस्ट देखेंगे, शहीद होने वालों की लिस्ट देखेंगे, तो उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी समाज के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में अंग्रेजों को भगाने में गए। हमारे समाज के बहुत सारे लोग जेल गए। भगत सिंह जैसे लोगों का खून गर्म था, नौजवान थे, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। फांसी के फंदे पर चढ़े, गोली खाई, जेल गए, लाठियां खाई, हमारे लोगों ने किया। लेकिन जब देश आजाद हो गया, हमें ही 2म दर्जे का नागरिक इस देश के अंदर बनाकर रख दिया गया और हम समझ नहीं पा रहे। आज जिन 3.5% ब्राह्मणों का देश की विधायिका पर कब्जा है, देश की कार्यपालिका पर कब्जा है, देश की न्यायपालिका पर कब्जा है, देश की मीडिया पर कब्जा है, उन्होंने अकेले लड़ाई लड़ ली थी। उन्होंने अकेले अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। अकेले तो खदेड़ा नहीं था, हमारे बुजुर्ग अगर उसमें शामिल नहीं होते तो इनकी औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को खदेड़ देते देश। और जब हमारे बुजुर्ग शामिल हुए तो किस आशा और उम्मीद के साथ शामिल हुए? हमारे बुजुर्ग जब आजादी की लड़ाई में शामिल हुए तो इस आशा और विश्वास के साथ शामिल हुए कि देश अंग्रेजों का गुलाम है। जब अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे तो इस देश में जो हमारी समस्याएं हैं, हम भी आजाद हो जाएंगे और हमारी जनरेशन आजाद हो जाएगी, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हुआ कहाँ? हमारी समस्याओं का समाधान हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं कि हमारे बुजुर्ग भी उस बात को नहीं समझ पाए और आज हम भी उस बात को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जिनके ऊपर विश्वास किया असल में वो हमारे हैं नहीं। एकलव्य के नाम से एकेडमी है, आप लोगों ने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि गुरुजी हमको धनुर्विद्या सिखा दो, तो गुरु द्रोणाचार्य उनका कुल पूछते हैं, उनका गोत्र पूछते हैं, और जैसे ही एकलव्य अपना कुल और गोत्र बताते हैं तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। तो एकलव्य को बड़ा झटका लगता है।
लेकिन एकलव्य ने तय किया था कि हमको तो धनुर्धर बनना ही बनना है। तो एकलव्य ने स्वतः अभ्यास किया, स्वतः प्रयास किया, और स्वतः अभ्यास और स्वतः प्रयास के आधार पर एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन गए। जो विद्या एकलव्य को आती थी वो विद्या गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी। और जब नहीं आती थी, गुरु द्रोणाचार्य ने देखा ये तो हमारे चेले अर्जुन से भी बड़ा और हमसे भी बड़ा धनुर्धर बन गया। तो द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाते और छल कपट से एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लेते हैं। दक्षिणा में अंगूठा मांगने का क्या मतलब है? अंगूठे को खाना है, पेट भी तो नहीं भरेगा। अगर अंगूठे को पकाकर खाया जाए, चलो मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि गुरु द्रोणाचार्य मांसाहारी थे, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, थे नहीं थे मुझे नहीं पता है, मान लेते हैं गुरु द्रोणाचार्य मांसाहारी थे, वो खाना चाहते थे, लेकिन अंगूठे से तो पेट भी नहीं भरेगा भाई। तो अंगूठा क्यों मांगा गया? इसलिए मांगा गया कि द्रोणाचार्य को पता था कि ये जिस मूल निवासी बहुजन समाज में एक एकलव्य पैदा हो गया, ये तो हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा। और जब हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा तो जो हम इनको गुलाम बनाकर रखे हैं ये तो आजाद हो जाएंगे। जिसके पास धन की ताकत होती है वो किसी को कुछ नहीं समझता, जिसके पास शस्त्र की ताकत होती है वो किसी को कुछ नहीं समझता, जिसके पास ज्ञान की ताकत होती है वो किसी को कुछ नहीं समझता। तो इसलिए इन तीनों पर पाबंदी लगा दी। तो द्रोणाचार्य को यह बात समझ में आई, तो उस समय समझ में आई, तो क्या आज द्रोणाचार्यों को समझ में नहीं आ रही है? आज भी जब आपका बच्चा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाता है, जाति देखकर नंबर दिया जाता है। थ्योरी में आपका बच्चा टॉप कर जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में आप निषाद हैं, आप राजभर हैं, आप कुर्मी हैं, आप कोयरी हैं, वो जाति देख करके, आप चमार हैं, पासी हैं, खटीक हैं, धोबी हैं, आप जाति देख करके नंबर दिया जाता है। तो वो व्यवस्था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवस्था पहले चलाने वाले लोग थे, अंग्रेजों के जाने के बाद व्यवस्था उन्हीं लोगों के हाथ में आ गई, जिन्होंने पहले हमको पढ़ने लिखने के अधिकार पर रोक लगाया, जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा, जिन्होंने शंभुक ऋषि की हत्या किया, उन्हीं लोगों के हाथ में अंग्रेजों के जाने के बाद व्यवस्था आ गई। लेकिन हमारे जिन लोगों ने ब्राह्मणों का उस समय साथ दिया अंग्रेजों को भगाने के लिए, उन्हें इस बात का पता नहीं था। अगर पता होता तो साथ नहीं देते। लेकिन ज्योतिबा फुले को इस बात का पता था, छत्रपति साहू महाराज को इस बात का पता था, बाबा साहब अंबेडकर को इस बात का पता था, पेरियार रामास्वामी नायकर को इस बात का पता था। और इसीलिए ये लोग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। ज्योतिबा फुले ने 1848 में अपनी लड़ाई शुरू किया, तब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे। जब ज्योतिबा फुले ने लड़ाई शुरू किया तब गांधी जी पैदा नहीं हुए। ज्योतिबा फुले ने जब लड़ाई शुरू किया 1848 में, तो उन्होंने कहा बिना विद्या के मति नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। मतलब ये शूद्रों का सत्यानाश क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास विद्या नहीं है। विद्या नहीं तो अपनी मति नहीं है, अपनी मति नहीं होगी तो गतिशीलता कहाँ से आएगी? गति नहीं होगी, और गति नहीं होगी तो धन नहीं आएगा, और धन नहीं आएगा तो आदमी टूट जाएगा। ज्योतिबा फुले ने कहा कि ये सारा सत्यानाश अविद्या के कारण हुआ। और अविद्या क्यों आई? क्योंकि ब्राह्मणों ने कानून बनाकर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर पाबंदी लगाने का काम किया। ये तो भला हो अंग्रेजों का कि वो देश में आए, और देश में आए तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, नहीं तो ना ये बोलने देते हमको, ना ये सुनने देते, ना पढ़ने लिखने देते। अंग्रेज आए तो ज्योतिबा फुले पढ़े, नहीं तो ये पढ़ने देने वाले नहीं थे। और जब ज्योतिबा फुले पढ़े तो ज्योतिबा फुले ने अपना स्कूल खोला। आज जब हम कॉलेज में, स्कूल में कोई फंक्शन करते तो हम फोटो किसका रखते? बहुत सारे लोग हमारे सरस्वती का फोटो रखते,
न जन्म का पता है, न तारीख का पता है, न शिक्षा क्षेत्र में कोई योगदान है इसका भी पता नहीं, फिर भी रखते। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले जिन्होंने प्रथम महिला शिक्षिका जो है भारत की, उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। स्कूल चलाने वाले लोगों को नहीं पता है, पढ़ी लिखी महिलाओं को नहीं पता है, जिन्होंने पढ़ाया उनको, जो उनकी वजह से पढ़ी लिखी बनी, उनको भी इसके बारे में पता नहीं है। और ये पता इसलिए नहीं है कि इस देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा घोटाला है वो सबसे बड़ा घोटाला पैसे का घोटाला बड़ा घोटाला नहीं, इतिहास का घोटाला जो होता है वो बड़ा घोटाला होता है। इस देश में बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला हुआ। जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे महापुरुषों को सिलेबस से गायब कर दिया, ऐसी महानायिकाओं को सिलेबस से गायब कर दिया और अपने कपोल कल्पित लोगों को ला करके उसमें बिठा दिया और हमारे लोगों के दिमाग में वही ठूस ठूस करके भर दिया। तो हमारा आदमी डिग्री तो ले लेता है, हाई स्कूल पास हो गया, इंटर पास हो गया, बीए पास हो गया, बीएससी पास हो गया, डिग्री तो हमारा आदमी ले लेता है, लेकिन उसको जो सामाजिक जानकारी होनी चाहिए, जो अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी ही नहीं होती। होगी कहाँ से? सिलेबस से ही गायब कर दिया, मीडिया से गायब कर दिया, हर जगह से गायब कर दिया। तो ये जो स्थिति देश के अंदर पैदा हो गई, ये स्थिति पैदा करने वाले लोग कौन है? हमारे लोगों को शूद्र और अछूत बनाने वाले लोग कौन है? पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है, पिछड़े वर्ग की हर बिरादरी अपने को क्षत्रिय घोषित करती है, हर बिरादरी अपने को क्षत्रिय घोषित करती है। तो हम कुर्मी क्षत्रिय, यादव क्षत्रिय, मौर्य क्षत्रिय, गरड़िया क्षत्रिय, तमाम क्षत्रिय। तो हमने ओबीसी के लोगों को कहा, अरे भाई बनना ही है तो ऊपर वाला बन जाओ, काहे के लिए बीच में अटक रहे हो? अगर बनना ही है तो क्षत्रिय तक जाके क्यों अटक जा रहे हो? ऊपर वाला बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ, डायरेक्ट ऊपर वाला बन जाओ, बीच में क्यों अटक रहे हो? खुद ही घोषित करना है ना। तो बाबा साहब ने अधिकार दिया संविधान में, तुम घोषित कर लो, तुम भी कह सकते हो हम हैं। लेकिन साथियों, हमको इस बात को गंभीरता से समझना पड़े। हम ये नहीं कह रहे हैं ओबीसी के लोग शूद्र हैं, हम तो मानते नहीं कि ओबीसी के लोग शूद्र हैं, हम भी नहीं मानते, ओबीसी के लोग भी नहीं मानते वो शूद्र हैं, हम भी नहीं मानते कि वो शूद्र हैं, हम भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि शूद्र अपमानित करने वाला शब्द है, शूद्र हीन भावना पैदा करने वाला शब्द है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन से आप हार गए तो लड़ाई कैसे जीतेंगे? जब आप अपने को शूद्र मानेंगे तो मन से हार जाएंगे, तो लड़ाई कैसे जीतेंगे? और ये मन से गिराने के लिए ही तो आपको शूद्र घोषित किया गया है। लेकिन इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हम तो शूद्र नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने हमको शूद्र बनाया है। इस बात को तो हमको समझना पड़ेगा ना। ब्राह्मण हमको शूद्र कहते हैं, हम शूद्र नहीं, हम अपने को शूद्र नहीं मानते, लेकिन ब्राह्मण हमको शूद्र कहते हैं। और जब हम अपने को क्षत्रिय घोषित करेंगे तो हम ब्राह्मणों के शास्त्र के अनुसार शूद्र घोषित हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये टर्मिनोलॉजी हमारी नहीं है, ये ब्राह्मणों की है। इसके झंझट में अगर आप पड़ोगे तो आप शूद्र घोषित हो जाओगे। तो इसके झंझट में मत करो, फिर हम क्या? अभी तमाम इतिहास के बारे में जानकारी मिली, तो जानकारी मिलने के बाद पता चला कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम नागवंशी हैं, हम मार्शल कौम के लोग हैं, हमारे राजा महाराजा रहे। अब बहुत सारे लोग कहते कि तथागत बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय नहीं थे तो उनके पिताजी राजा कैसे थे? सवाल करते हैं ना बहुत सारे। तो तथागत बुद्ध राजा थे, उनके पिताजी राजा थे, लेकिन हल भी चलाते थे। ये भी जो पढ़ा होगा उसको पता। तो वर्ण व्यवस्था का राजा हल नहीं चलाता है। तथागत बुद्ध राजा थे, उस समय दो व्यवस्थाओं का टकराव चल रहा था। जैसे अंग्रेज विदेशी थे, जैसे मुगल विदेशी थे, वैसे ब्राह्मण भी विदेशी हैं। जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों का और मूल निवासियों का टकराव चल रहा था। तो जहां ब्राह्मण लड़ाई जीत गए वहां उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, और हमारी मूल निवासियों की संस्कृति गण व्यवस्था थी।
हमारी गण व्यवस्था थी, उनकी वर्ण व्यवस्था थी। तो गण व्यवस्था में क्षत्रिय होने की जरूरत नहीं थी राजा बनने के लिए, बल्कि गण व्यवस्था में नियम कानून थे। उस नियम कानून से, रोटेशन से लोग राजा होते थे। एक ही आदमी के पास लगातार राज नहीं होता था। तो जो राजा सुद्धोधन थे वो गण व्यवस्था के राजा थे, इसलिए राजा होने के बावजूद भी वो हल चलाते थे, तो ब्राह्मणों के गुलाम नहीं थे। तो साथियों, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब अंग्रेज और मुगल नहीं आए थे तब ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को शूद्र घोषित किया। पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर पाबंदी लगाने का काम किया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, और जब अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को चले गए तो जिन ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के पहले हमको पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से रोक लगाई थी, उन्हीं ब्राह्मणों का राज आ गया। और जब उन्हीं ब्राह्मणों का राज आ गया तो ब्राह्मण हमको हक अधिकार देने वाले हैं। जिन्होंने लिखा कि अगर इनकी परछाई भी पड़ जाए तो ब्राह्मण को नहाना पड़ता था, जिनको हमारी परछाई पड़ने से, उनका राज आ गया जब अंग्रेज चले गए। तो जब उनका राज आ गया तो हमको हक अधिकार देने वाले हैं। यही बात तो ज्योतिबा फूले कह रहे। जब ज्योतिबा फूले के पास न्यायमूर्ति गोविंद रनाडे गए और कहने लगे शामिल हो जाओ, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को भगाना है, ज्योतिबा फूले कहने लगे अच्छा, मान लो कल आजादी मिल गई, तुम ब्राह्मणों का राज आ जाए। तुम ब्राह्मण जब बकरी चराते हो, तुमको अगर बकरी चराने का काम दिया जाए, तुम बकरी भी चराओगे तो ऊंट पे सवार होकर के बकरियां हाँकने वाले तुम ब्राह्मण लोग, कल तुम्हारा राज आएगा तो तुम हम जैसे किसानों को समानता का व्यवहार करोगे। मेरा तो यकीन नहीं है इसमें, ज्योतिबा फूले ने कहा, मेरा यकीन नहीं है इसमें, इसलिए मैं नहीं आता तुम्हारी आजादी की लड़ाई। ज्योतिबा फूले ने अपनी लड़ाई अलग रखा, साहू महाराज ने उसको आगे बढ़ाया। जब साहू महाराज के पास तिलक गए और कहने लगे आ जाओ आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को भगाना, तो साहू महाराज ने कहा, वो भी ओबीसी थे, उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ तुम ऊंच नीच का बर्ताव करते हो, भेदभाव करते हो, मैं राजा हूं तब भेदभाव करते हो। अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आ जाएगा, तुम हमारी प्रजा के साथ क्या करोगे ये मैं समझता हूं, मैं नहीं आने वाला। वो भी नहीं। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे, लाला लाजपत राय उनको मिलने के लिए गए, कहे कि बाबा साहब आप नौजवान हो, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप विद्वान आदमी हैं, आप आ जाओ आज़ादी की लड़ाई में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लाला लाजपत राय को कहा, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर उन्होंने जो विदेश के लोग जो गांधी जी के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने उनको पूछा, कहा पूछो गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूछो गांधी और कांग्रेस के लोगों। गांधी कांग्रेस के लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की भी लड़ाई शामिल है देश की लड़ाई में। तो देश तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज तो चले गए 15 अगस्त 1947 को, और हम लोग देश के लोग, देश आज़ाद हो गया भौगोलिक रूप से। और जो देश के लोग हैं हम लोग तो आज भी गुलाम है ना। गुलाम कौन होता है? आप सोच रहे होंगे जिसके हाथ में हथकड़ी लगेगी, पैर में बेड़ी पड़ेगी, वो गुलाम होता, वो गुलाम नहीं होता। गुलाम वो होता है जिसके फैसले दूसरे लोग करते हैं, वो गुलाम होता है। जिसके फैसले दूसरे लोग करते हैं वो गुलाम होता है। गिनती हमारी होनी है, फैसला मोहन भागवत करेगा तब होगा। गिनती हमारी होनी है लेकिन फैसला हम नहीं कर सकते, फैसला तो मोहन भागवत करेगा या तो सोनिया गांधी करेगी तब होगा। हम फैसला नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद हो गया, मगर देश के जो हम लोग हैं हम आज भी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। फैसला ब्राह्मण करते हैं कि इनको स्कॉलरशिप देना है कि नहीं देना है।
फैसला ब्राह्मण करते हैं कि इनकी गिनती करना है कि नहीं करना है। अभी ये बीएसए का रिजल्ट आया है, कल परसों में ये बीएसए का रिजल्ट आया है। ये बीएसए की रिजल्ट की लिस्ट उठाकर आप देखो कितने ओबीसी के लोग, 27% भी फॉलो नहीं हुआ है, 27% भी उसमें फॉलो नहीं हुआ है। कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उठा के देखो, सारा का सारा उन लोगों ने अपने लोगों का कर लिया। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारे महापुरुष थे, एक लड़ाई लड़ रहे थे, जो लड़ाई दबा दी गई, वो कोई अलग महापुरुष नहीं थे, ओबीसी के महापुरुषों ने ही इस लड़ाई को शुरू किया। अगर आप प्राचीन भारत में देखोगे तो तथागत बुद्ध ने इस लड़ाई को शुरू किया। अगर आप आधुनिक भारत में देखोगे तो ज्योतिबा फुले ने इस लड़ाई को शुरू किया। अगर आप तथागत बुद्ध को समझो तो वो भी पिछड़े वर्ग, अगर आप ज्योतिबा फुले को समझो तो वो भी पिछड़े वर्ग के। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ाई है, ये ब्राह्मणों की जो शोषण व्यवस्था है, इस शोषण व्यवस्था के विरोध में जो लड़ाई है, वो लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोगों ने शुरू किया। उस लड़ाई का नेतृत्व पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया। लेकिन आज पिछड़े वर्ग के लोगों को उस लड़ाई में क्या है? आज पिछड़े वर्ग के लोग उस लड़ाई में दिखते नहीं हैं। वो दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके पुरखे पूर्वजों ने इस लड़ाई की शुरुआत किया, इस लड़ाई को शुरू किया। तो इसलिए ये जो दूसरी आज़ादी का आंदोलन है, एक आज़ादी की लड़ाई तो गांधी, नेहरू, तिलक लड़ रहे थे, वो तो फाइनल हो गई। लेकिन जो लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया, हमारे पुरखा पूर्वजों ने शुरू किया, ज्योतिबा फुले ने शुरू किया, साहू महाराज ने चलाया, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, वो लड़ाई अभी अधूरी है। ये जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, इस परिवर्तन यात्रा निकालने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे पुरखों द्वारा शुरू की गई लड़ाई थी, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली जाए। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर ओबीसी के लोग जागृत हो जाएं तो शासक बन जाएं, और शासक बन जाएंगे तो किसी से कहना पड़ेगा हमारी गिनती करो, कहना पड़ेगा हमको 60%, फिर तो हम देने वाले हो जाएंगे, लेने वाले थोड़े रहें, देने वाले हो जाएंगे। और जब तक आप कटोरा लेकर खड़े रहोगे तब तक कोई देने वाला भी नहीं है। देने वाले बाबा साहब थे, उन्होंने संविधान में आपको अधिकार दे दिया। बाबा साहब देने वाले थे, उन्होंने संविधान में आपको अधिकार दे दिया। अब संविधान में आपको अधिकार मिल गया, ब्राह्मण के वोट का जो वैल्यू है वही आपके वोट का भी वैल्यू, जो ब्राह्मण के वोट का वैल्यू है वही आपके वोट का वैल्यू है। अगर एक वोट एक वैल्यू है तो अधिकार तो दे दिया बाबा साहब ने। अब जिसका ज्यादा वोट होगा वो राजा बन जाएगा। वोट भी आपका ज्यादा है, गिनती करो तो हम ज्यादा हैं, लेकिन दिमाग से हम कहाँ ज्यादा हैं? मुंडी गिनने पर ज्यादा है, दिमाग से कहाँ ज्यादा है भाई? दिमाग से जैसे चौराहे पर निकलेंगे, जैसे चौराहे पर निकलेंगे, पूछेंगे क्या हो भाई, कोई कहेगा हम कुर्मी हैं, कोई कहेगा हम कोयरी हैं, कोई कहेगा हम राजभर हैं, कोई कहेगा हम निषाद हैं, कोई कहेगा हम शर्मा हैं, कोई कहेगा हम सोनी हैं, कोई और कुछ कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा हम ओबीसी, कोई ये नहीं कहेगा ओबीसी। अधिकार चाहिए ओबीसी के नाम पर, लेकिन हम ओबीसी अपने को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब हम ओबीसी अपने को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ओबीसी के नाम पर अधिकार कैसे मिलेगा? और इसीलिए नहीं मिल रहा। क्या हम वोट नहीं दे रहे हैं? हमारे वोट के बगैर सरकारें बन रही हैं। हम दे रहे हैं वोट, हमारे वोट से सरकारें बन रही हैं, लेकिन हम ओबीसी के हक अधिकार के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। हम तो जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम तो धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। दो नशा ओबीसी के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ा, और चढ़ा नहीं है, चढ़ाया गया है उन लोगों के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको उलझा कर नहीं रखा तो इनके ही बाप दादा हमसे मोर्चा लेते रहे हैं, और ये जिस दिन मोर्चे पर उतर गए उस दिन तो मामला ही फाइनल होने का। जिस दिन ओबीसी मोर्चे पर उतर गया उस दिन तो फिर मामला रुकने वाला नहीं, वो फाइनल ही हो जाएगा। तो इसलिए उनको लगता है सबका मोर्चा खुले, कोई बात नहीं, लेकिन ओबीसी का मोर्चा बिल्कुल हमारे खिलाफ में नहीं खुलना चाहिए। इसकी वो पूरी खबरदारी लेते हैं। इसके लिए जाति को जाति से लड़ाते हैं। ले गया सब यादव, बोलते ले गया सब यादव। अब हमारे लोग कौआ कान ले गया, साला कान तो तोते नहीं है, कान है कि नहीं है, कौए के पीछे भाग रहे हैं।
वो आके बता देता है, कुर्मी को बता दिया, निषाद को बता दिया, राजभर को बता दिया, तो दूसरे को बता दिया, ले गए सब यादव। उनकी सरकार थी, सब जगह उनका कब्जा, इसीलिए तुमको नहीं मिला। अब वो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी भैया राजभर जी, तुम्हारे पूरी बस्ती में एक आदमी ग्रेजुएट नहीं है भैया, पढ़ाओगे तब नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ाओगे तो नहीं मिलेगी, ये नहीं समझाएगा। क्या कहे, अरे एक भी नौकरी नहीं, ले गए सब यादव, ले गए सब यादव। तो ये जो मामला है, जाति को जाति से लड़ाने का जो मामला है, एक को एक से नहीं लड़ाता, सबको सबसे लड़ा। जैसे यादव के घर में गया तो यादव को भी भड़काता है दूसरे के खिलाफ, ऐसा नहीं कि यादव को नहीं भड़काता है, वो तो सबको भड़काता है। जब यादव के घर जाएगा ना तो बोलेगा, यादव जी आपका बड़ा लड़का क्या करता है? क्या करता? दूध बेचता है। अच्छा, छोटा वाला क्या करता है? वो भी दूध बेचता है। दूध बेचता है, नौकरी नहीं मिली क्या? बोले नहीं मिली। अरे वो पटेल जी को देख रहे, 3-3 ईंट भट्ठा है पटेल जी के पास में, 3 लड़के हैं, तीनों नौकरी में है। यादव लोग पीछे रह गए, कुर्मी लोग सब ले गए, पटेल लोग सब ले गए नौकरियां। 27% का टोटल फायदा कुर्मी ही ज्यादा ले गए, यादवों को तो बहुत कम मिला है। अब यादव जी खुश हो गए, पंडित जी तो हमारे फेवर की बात कर रहे हैं। घर में जो घी वो रखा है वो भी निकाल के लाए, पंडित जी को दिए, दान दक्षिणा दिए। पंडित जी गठरी उठरी बांधे, निकले वहाँ से, फिर गरीब कुर्मी के घर पहुँच गए। और गरीब कुर्मी जी को कहा, अच्छा आपका बड़का लड़का क्या करता है? तो साहब खेती बाड़ी करता, और क्या करेगा? अच्छा खेती बाड़ी करता। और छोटा वाला? बोले वो भी खेती करता। नौकरी वोकरी नहीं लगी क्या? बोले साहब बेरोजगारी है, नौकरी कहाँ से लगेगी? अच्छा बेरोजगारी? अरे ये नहीं, बेरोजगारी मामला नहीं है। मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे, सब नौकरियां यादवों को दे दिया, किसी को कुछ मिला ही नहीं। और किसी को कुछ मिला नहीं तो इसलिए पटेल जी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। अब वो ये नहीं बता रहा है कि ओबीसी 60% है, इसकी गिनती नहीं हो रही है। अगर 60 को 60% मिल जाए तो 60% नौकरियां ओबीसी को मिलेगी, तो तुम्हारे भी बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। ये नहीं बता रहा है। 27 भी लागू नहीं हो रहा है, ये नहीं बता रहा है। केवल क्या कह रहा है, नहीं यादव सब ले गए इसलिए तुमको नहीं मिल रही। फिर चला आया कुर्मी जी के यहाँ से निकला मौर्य जी के यहाँ। अब मौर्य जी को कहा सब यादव कुर्मी ले गए इसलिए तुमको नहीं मिल रहा। केवट जी को कहा यादव कुर्मी मौर्य तो सब मिल के खा गए, तुमको इसलिए नहीं मिल रहा। और जब शेड्यूल कास्ट में गया तो क्या कहा, गौतम जी जय भीम जय भीम। गौतम जी भी बहुत खुश हो जाते हैं, अरे पंडित हो के जय भीम बोल रहा है। गौतम जी भी खुश हो गए, लाओ चारपाई निकाल भाई, पानी ले आओ, चाय ले आओ। पंडित जी आ गए तो चाय पानी पीते पीते पंडित कहता, पंडित जी देखो हम, गौतम जी देखो हम तो ब्राह्मण हैं, हम लोग सुधर गए, मान लिया भीम की सत्ता, मान लिया बाबा साहब से महान कोई नहीं है। वो तो चुनाव भी लड़ना है, प्रधानी का इलेक्शन भी जीतना है, गौतम जी की बिरादरी का वोट भी लेना है, तो मान गए बाबा साहब की सत्ता, उनसे महान दुनिया में कोई पैदा नहीं। लेकिन गौतम जी केवट लोग कब सुधरेंगे बताओ? ये जय भीम नहीं बोलते, ये कुर्मी लोग या यादव लोग ये कब सुधरेंगे? ये नहीं सुधर सकते, कुछ भी हो जाए ये सुधर नहीं सकते, इनको सुधारना ही बेकार। लड़ा दिया लड़ाई। अब गौतम जी सोचेंगे पंडित होके जय भीम बोल रहा है, ये यादव कुर्मी मौर्य निषाद केवट लोग ये बोल ही नहीं रहे, राजभर लोग बोल ही नहीं रहे। तो एक दूसरे से लड़ाई लड़ाने का जो हुनर है, वो हुनर पैदा करके ब्राह्मण हमारे लोगों को गुलाम बना रहे हैं। फिर वही ब्राह्मण जब गौतम जी के यहाँ से निकलता है, पासी के यहाँ, खटिक के यहाँ जाता है तो क्या कहता है, अरे सब आरक्षण का फायदा शेड्यूल कास्ट का तो चमार ही ले लिए ना, खटिक को क्या मिला, पासी को क्या मिला, कुछ मिला ही, सब चमार ही ले लिए। तो इसलिए तो सारा कब्जा जो है हो गया है, तो उनको उससे भिड़ा देता है और अब खुद सबका समर्थन ले लेता है। और एक जगह मान लो सारे इकट्ठे हो जाएं, यादव हो जाए, मौर्य हो जाए, कुर्मी हो जाए, केवट हो जाए, राजभर हो जाए, खटिक, धोबी, पासी, चमार भी हो जाए, तो क्या कहता है, अरे आप लोगों को कुछ पता है? क्या पता? अरे बहुत जल्दी देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। अगर सारे हिंदू इकट्ठा नहीं हो गए तो बहुत जल्दी पूरे देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। इसलिए सारे हिंदुओं को इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले जाति के नाम पर तोड़ा, उसको ये भी डर रहता कहीं हिंदू के नाम पर ये सब इकट्ठा होके हमको ही ना छोड़ दे, तो भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए वो सोचता है नहीं, इकट्ठा तो करो हिंदू के नाम पर, मगर जाति जाति का अलग अलग, जैसे संतरा होता है ना, तो जाति जाति अलग, उसमें अलग अलग फांकी होता है ना,
छिलका उतारने के बाद वो सोचता नहीं हिंदू के नाम पर इकट्ठा तो करो, इनका उपयोग तो करना है, लेकिन जाति जाति में लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ये हिंदू के नाम पर ही इकट्ठा हो गए, हम तो 3.5% ही है, अगर उनकी भाषा में माना जाए तो हिंदुओं में वो कितना है, टोटल में 3.5% है, हिंदुओं में तो 3.5% से भी कम हो जाएंगे, मुश्किल से 1.5-2% हो जाए। तो उनको ये भी डर लगा रहता है कहीं मेरे खिलाफ सारे हिंदू, जिनको हम हिंदू कहते हैं, वो सारे बगावत ना कर दे, क्योंकि लोहिया ने एक किताब भी लिखा है हिंदू बनाम हिंदू, तो कहीं ये बगावत ना कर दे तो नया संकट पैदा हो जाएगा। वैसे हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, रामायण महाभारत गीता में कहीं पर हिंदू नहीं है, ये हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, चोर, डकैत, गुलाम, नीच, इसका अर्थ होता है। इसलिए हम लोगों को हिंदू पर गर्व नहीं करना चाहिए और ना जाति पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई। जाति किसने बनाई? अगर हमारे बाप दादा ने बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता, खुद को ही नीचे रखेगा, इतना मूर्ख कैसे हो सकता? बनाने वाला हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि खुद को ही अपमानित करेगा, खुद को ही नीचे रखेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जाति ब्राह्मणों ने बनाई और हिंदू के नाम पर भी ब्राह्मण हमको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता है कि लोकतंत्र में हम 3.5% हैं और 3.5% वोट के आधार पर हम कोई चुनाव नहीं जीत सकते, और चुनाव जीतने के लिए इनको बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, हिंदू बनाना पड़ेगा, और हिंदू बनाकर इनका समर्थन हासिल करना पड़ेगा, और इनके समर्थन के आधार पर फिर इनका ही सत्यानाश करना। दिल्ली में समर्थन दिया हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने जाति आधारित गिनती पर रोक लगा दिया, ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दिया, सारा ओबीसी के विरोध में काम किया। उत्तर प्रदेश में हमारे लोग बहुत खुश थे कि अब अखिलेश यादव से मुक्ति चाहिए, मायावती से मुक्ति चाहिए, एससी-बीसी के लोगों से मुक्ति चाहिए और ब्राह्मणों की पार्टी लाया जाए, क्योंकि ये तो हमको कुछ दे नहीं रहे हैं। तो ब्राह्मणों की पार्टी लाया तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने राम राज लागू कर दिया। राम राज के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। राम राज का मतलब ये है कि राजा क्षत्रिय होगा, लेकिन ब्राह्मणों के अधीन होगा, और ब्राह्मण जैसा करेगा वैसा कहेगा वैसा राजा करेगा। तो आरएसएस के नियंत्रण में, आरएसएस पर किसका कब्जा है? मोहन भागवत कौन है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण के नियंत्रण में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मतलब ब्राह्मण के नियंत्रण में क्षत्रिय मुख्यमंत्री है। फिर वो शूद्रों का वध करेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा पूरे उत्तर प्रदेश में? कत्लेआम मचा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अभी चौहान जी को एक बहुत पिटाई हो गई है, आप लोग जानते हो। तो केवल चौहान जी का मामला नहीं है, यादवों की बहुत लंबी लिस्ट है इनकाउंटर की। प्रतापगढ़ में पटेलों के घर जलाए गए, निषाद लड़की के साथ बलात्कार हुआ, मौर्य लड़की के साथ बलात्कार, सारे पहले ये खबरें आती थी कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगातार खबरें आ रही हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए साथियों, ये जो सारी हक अधिकार की लड़ाई है, इसको अकेले अकेले नहीं लड़ा जा सकता, कोई जाति अकेले नहीं लड़ सकती। इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के, पहले तो सारे ओबीसी के लोगों को एकजुट होना होगा, और केवल ओबीसी के लोग ही शिकार नहीं हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी अधिकार वंचित हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी अधिकार वंचित हैं, माइनॉरिटीज के लोगों के ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी किसानों ने दिल्ली को घेर के रखा है, लेकिन फिर भी सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि वो ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। तो इसलिए ये जो तमाम अधिकार वंचित लोग हैं, इन तमाम अधिकार वंचित लोगों को एकजुट होना होगा, और एकजुट होकर के इस देश के अंदर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी इस लड़ाई के लिए आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए जो उनकी हलवाही चलवाही करने वाले हमारे नेता हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि जगदेव बाबू एक बात और कहते थे, जगदेव बाबू कहते थे कि हमारे पुरखों से इन्होंने हलवाही करवाई, आज हमसे चाहते कि हम इनकी राजनीतिक हलवाही करें, तो मैं इनकी राजनीतिक हलवाही करने वाला नहीं हूँ। जगदेव बाबू ने राजनीतिक हलवाही नहीं किया तो उनको गोली मार दी गई, लेकिन आज आपके समाज में, आपकी बिरादरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो राजनीतिक हलवाई कर रहे हैं उनको उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मुद्दे के आधार पर हमारी गिनती की लड़ाई है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई है, रिजर्वेशन प्रमोशन की लड़ाई है, नीट में आरक्षण की लड़ाई है और बहुत बड़ी हमारी लड़ाई है। हर क्षेत्र में हमको हिस्सा चाहिए, संख्या के अनुपात में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुर्गा।